इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको मालूम है 2 से 3 सवाल आते हैं। हार्मोन्स के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले ये रासायनिक अपोषक होते हैं। सबसे पहला कौन सा हार्मोन आता है बच्चों? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। तीनों से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन तीनों हार्मोन्स रासायनिक रूप से स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज कम है। हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं और आई होप आप लोगों का रिवीजन भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा और यूट्यूब पे आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहते हैं। तो इस सिलसिले में मानव कार्यकी का आज भी एक वन शॉट लेकर आया हूं और आज मानव कार्यकी में हम लोग रासायनिक समन्वय वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मानव हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको मालूम है 2 से 3 सवाल आते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करवा दूं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट का समय है, अंतिम समय है। आप लोगों ने बोल रखा है कि सर 20-25 मिनट में एक चैप्टर पूरा करा दीजिए, तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी 360 डिग्री तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहली चीज आती है कि एनसीईआरटी पहले पेज पे कहती है कि तंत्रिका तंत्र की बात करती है कि तंत्रिका तंत्र जो है वो बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन उसका कार्य जो है वो अल्प अवधि के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। और क्योंकि तंत्रिका तंत्र की सारी तंत्रिकाएं सभी अंगों तक नहीं जा सकती, इसलिए तंत्रिका तंत्र को एक और तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम अंतःस्त्रावी तंत्र कहते हैं। तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र अंतःस्त्रावी तंत्र के साथ मिलकर काम करता है, यानी उसके साथ समन्वित होता है। और अंतःस्त्रावी तंत्र का मतलब है ऐसी ग्रंथियां जिसमें जो हार्मोन्स का स्त्रावन करती हों। ठीक है बच्चों, तो अपने पास सबसे पहले आता है कि भाई मानव में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र के मध्य की संयोजक कड़ी क्या होती है? तो वो होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हमारे अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन के आधारीय भाग पर हाइपोथैलेमस पाया जाता है और वो हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र के मध्य की संयोजक कड़ी होता है। ठीक है, अब अंतःस्त्रावी तंत्र में आपको याद रखना है बच्चों, सबसे पहले जो अकशेरुकी है यानी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उसमें बड़ा सरल प्रकार का अंतःस्त्रावी तंत्र होता है और उनमें कम हार्मोन स्त्रावित होते हैं। हम जैसे कशेरुकी हैं, कशेरुकियों में विकसित अंतःस्त्रावी तंत्र पाया जाता है और अंतःस्त्रावी तंत्र में अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का मतलब है ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्त्रावन सीधे रुधिर में स्त्रावित करती हैं, जो नलिका विहीन होती है, उनमें कोई नलिकाएं नहीं होती। क्योंकि जो पाचन ग्रंथियां होती हैं बच्चों, वो बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है, उनमें नलिकाएं होती हैं और पाचन रस नलिकाओं के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। लेकिन अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो है वो नलिका विहीन होती हैं और वो हार्मोन्स का स्त्रावन करती हैं। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए बच्चों? सबसे पहले ये रासायनिक अपोषक होते हैं। इनका काम पोषक पदार्थ करना नहीं है, ये केवल सूचना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सूचना लेकर जाते हैं। तो ये रासायनिक अपोषक तत्व होते हैं, रासायनिक अंतर कोशिकीय संदेशवाहक होते हैं, एक कोशिका से अगली कोशिका पर संदेश लेकर जाते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होंगे, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में स्त्रावित होते हैं, नैनोग्राम्स में, अल्प मात्रा में स्त्रावित होते हैं और जहां से ये स्त्रावित होते हैं और जहां पर ये काम करते हैं वो दूर पाए जाते हैं। इसलिए हार्मोन्स को हम रासायनिक सूचक कहते हैं। रासायनिक रूप से हार्मोन्स 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। या तो प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, अपने क्या कहते हैं अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स, ये प्रोटीन पेप्टाइड होते हैं। फिर अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन्स होते हैं जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है। स्टेरॉइड हार्मोन से, वृषण अंडाशय से निकलने वाले जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। और थायरोक्सिन एक प्रकार का आयोडीन हार्मोन है, आयोडो हार्मोन। तो रासायनिक रूप से हार्मोन्स 4 प्रकार के होते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, मानव में अंतःस्त्रावी तंत्र में हम 2 प्रकार की ग्रंथियां स्थापित करते हैं। एक तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के साथ साथ ऐसे अंग भी होते हैं जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि तो नहीं है लेकिन हार्मोन्स का स्त्रावन करते हैं। तो आपके पास पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल ग्रंथि और जनद, ये सब अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की सूची में आते हैं। और ऐसे अंग जो हार्मोन्स का स्त्रावन करते हैं, जठर, आर्थमा, किडनीज, हृदय और यकृत, इनसे भी हार्मोन्स निकले जाते हैं। तो अब एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले अपने पास देखो बच्चों, हाइपोथैलेमस संयोजक कड़ी होता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। कैसे? पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं बच्चों, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस निवाहिका परिसंचरण के द्वारा तो अग्र पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है और हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के सिरे सीधे पश्च पीयूष ग्रंथि में जाते हैं और उनका प्रत्यक्ष नियमन करते हैं।
मतलब दो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, आपको मालूम होगा, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका निर्माण तो हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन जिनका स्त्रावन पश्च पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक है, फिर अपने पास ये सब उदाहरण है बच्चों, कहां कहां है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, ये सब अपन को ध्यान ही है। ठीक है, सबसे पहले अब हाइपोथैलेमस है बच्चों। अब हाइपोथैलेमस निवाहिका परिसंचरण के द्वारा किसका नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस निवाहिका परिसंचरण के द्वारा अग्र पीयूष ग्रंथि का नियमन करता है। हाइपोथैलेमस से मोचक हार्मोन्स निकलते हैं। मोचक हार्मोन्स क्या करते हैं बच्चों? मोचक हार्मोन्स जो है वो अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करेंगे। तो अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करने वाले कौन से हैं? मोचक हार्मोन्स। और उनको संदमित करने वाले कौन से हार्मोन्स है? निरोधी हार्मोन्स। ठीक है, अब अग्र पीयूष ग्रंथि से क्या क्या हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों? वृद्धि हार्मोन, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच। इन सब हार्मोन के आगे अगर आरएच लगा है, इसका मतलब वो हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब अपने पास पीयूष ग्रंथि आती है। पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है बच्चों? अस्थिल गुहा होती है, सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा के अंदर, स्फेनॉइड अस्थि के अंदर पाई जाती है। अब पीयूष ग्रंथि आंतरिक रूप से एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में विभाजित होती है। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस के दो भाग होते हैं बच्चों, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। और पार्स डिस्टेलिस वाले भाग को ही हम अग्र पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपन अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की बात करेंगे और फिर हम पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की बात करेंगे। अब एडिनोहाइपोफाइसिस का जो अग्र पीयूष ग्रंथि वाला भाग है, यानी पार्स डिस्टेलिस, उससे 6 हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों। ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एलएच और एफएसएच। और जो मध्य पिंड है पार्स इंटरमीडिया, उससे एक हार्मोन निकलता है एमएसएच। मानव में यह पिंड जो होता है वो पार्स डिस्टेलिस से जुड़ा रहता है। अब एक एक करके, सबसे पहला कौन सा हार्मोन आता है बच्चों? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। यह शारीरिक वृद्धि में काम करता है। हमारे शरीर की लंबाई बढ़ाने में, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा हार्मोन काम करता है? वृद्धि हार्मोन। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो हाइट कम रह जाती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, जिसको बोनापन कहते हैं। और अगर ग्रोथ हार्मोन का जरूरत से ज्यादा अतिस्रावन हो जाए तो आपके पास एक्रोमेगैली या जाइजेंटिज्म होता है। बचपन से अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो जाइजेंटिज्म होता है, और वयस्क होने के बाद ज्यादा वृद्धि होती है तो वो एक्रोमेगैली कहलाती है। फिर आता है बच्चों टीएसएच। टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है ताकि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकल सके। फिर आता है बच्चों एसीटीएच। एसीटीएच काम करता है अधिवृक्क ग्रंथियों पर, किडनी के ऊपर जो पाई जाती हैं। अधिवृक्क ग्रंथियों से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के स्त्रावन को प्रेरित करता है। पीआरएल, प्रोलैक्टिन होता है बच्चों, ये स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण में काम करता है। स्तनपान जब होता है, जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है, और यह प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध संश्लेषण में काम करता है स्तन ग्रंथियों में। एलएच और एफएसएच को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये जनद पर काम करते हैं। ये जनद पर काम करते हैं, इसलिए इनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। पुरुषों के अंदर ये वृषण पर काम करते हैं, महिलाओं पर ये अंडाशय में काम करते हैं। पुरुषों में एफएसएच क्या करता है बच्चों? शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है और सर्टोली कोशिकाओं से पोषण स्त्रावन को प्रेरित करता है। एलएच पुरुषों में क्या करता है बच्चों? ये लेडी कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावन को प्रेरित करता है। नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन है, वो लेडी कोशिकाओं से निकलते हैं। किसके कहने पर? एलएच के कहने पर। महिलाओं में एलएच एफएसएच अलग काम करते हैं। महिलाओं में ग्राफियन पुट्टिकाओं को परिपक्व बनाने में कौन काम करता है? एफएसएच। और अंडोत्सर्ग को प्रेरित कौन करता है? एलएच। अंड कोशिका को फैलोपियन नलिका में लेकर आना अंडोत्सर्ग को प्रेरित करेगा, और खाली ग्राफियन पुट्टिका को पीली कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित करने में एलएच काम करेगा। तो एलएच और एफएसएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं। एमएसएच होता है बच्चों, वो मेलानोसाइट कोशिकाओं पर काम करता है, जिससे मिलेनिन त्वचा वर्णक का स्त्रावन होता है, और जितना ज्यादा मिलेनिन होगा उतना त्वचा का रंग गहरा होता है। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे कौन से हो गए बच्चों? अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स हो गए। फिर अग्र पीयूष ग्रंथि के बाद क्या आता है बच्चों? पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। दोनों छोटे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, लेकिन इन दोनों हार्मोन्स का संश्लेषण हाइपोथैलेमस करेगा, इनका स्त्रावन पश्च पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बच्चों? ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशियों में संकुचन प्रेरित करता है।
अब चिकनी पेशियों में संकुचन प्रेरित करता है तो स्तन ग्रंथियों में संकुचन प्रेरित करता है, जिससे दूध निष्कासन होता है। दूध निष्कासन में काम करता है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। और जब प्रसव होता है, शिशु का जन्म होता है, तो प्रसव में गर्भाशय की जो मायोमेट्रियम है उसमें संकुचन को प्रेरित करके लेबर पेन्स प्रेरित करता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है। तो शिशु के जन्म में सहायक कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, इसलिए इसको जन्म हार्मोन कहते हैं। वैसोप्रेसिन आपको पता है किडनीज पर काम करता है बच्चों। ये डीसीटी और संग्रह नलिका से जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है, मूत्र के आयतन को कम करता है, सांद्र मूत्र के निर्माण में काम करता है। और वैसोप्रेसिन की कमी हो जाने से डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग देखा जाता है। ठीक है भाई, तो ये सारे हार्मोन्स आपके पास हो गए। फिर क्या आता है बच्चों? हमारे पास आता है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट अब हम क्या बात करते हैं? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग पर पाई जाती है और इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्रावन होता है। सोने के लिए, सोने जागने का चक्र, हमारे शरीर की जैविक घड़ी जो है वो इस पीनियल ग्रंथि को ही कहते हैं, इस मेलेटोनिन को ही कहते हैं। ठीक है, ये शरीर के तापक्रम को नियमित करता है, सोने जागने के में काम करता है। बेहतर नींद आने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए मेलेटोनिन हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ ये त्वचा रंग को हल्का करता है बच्चों, प्रतिरक्षा में काम करेगा, उपापचय और आर्तव चक्र को भी प्रभावित करता है। ये सारा मेलेटोनिन का काम है। ठीक है बच्चों, फिर आता है थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। वैसे तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये कहां होती है बच्चों? श्वास नली के दोनों तरफ। जो हमारी श्वास नली होती है ट्रैकिया, उसके दोनों तरफ होती है। द्विपिंडीय होती है, दो पाली होती है और दोनों पाली या दोनों पिंड आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। अब इस थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों। दो हार्मोन्स कौन से? एक तो थायरोक्सिन, जिसको T4 T3 कहते हैं, और दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है भाई, तो थायरोक्सिन तो कहां से निकलता है? अपने पास पुट्टकीय कोशिकाओं से, और पुट्टकीय कोशिकाओं के बाहर जो होती हैं पैरापुट्टिकाएं कोशिकाएं या सी सेल से थायरोकैल्सिटोनिन होता है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है बच्चों, ये आयोडो हार्मोन है क्योंकि इसमें आयोडीन पाया जाता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बच्चों के, शिशुओं के मानसिक और शारीरिक विकास दोनों के लिए जरूरी है। हमारी आधार या उपापचय दर को बढ़ाने का काम करता है, ऊर्जा उत्पादन में काम करता है, उपापचय रूप से सक्रिय बनाने वाला हार्मोन है, आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करने वाला हार्मोन। ये सब किसके काम है? थायरोक्सिन के काम है। तो बच्चों में शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रेरित करता है, बीएमआर को बढ़ाने का काम करता है, ऑक्सीजन खपत बढ़ाएगा, ऊर्जा उत्पादन को प्रेरित करेगा। ऊर्जा उत्पादन को प्रेरित करता है, इसलिए इसको कैलोरीजेनिक कहते हैं। इसलिए बच्चों में अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है ना बच्चों, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, जिसको जड़ मानवता या क्रेटिनिज्म कहते हैं। फिर ये सभी उपापचय से संबंधित है, तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय को नियंत्रित करेगा, आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करेगा और जल और लवण के संतुलन को भी प्रभावित करता है। फिर आयोडीन की कमी से आपको पता है बच्चों घोंगा हो जाता है और थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी। वयस्क अवस्था में जब थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो है ना, उसका बीएमआर घट जाता है, ऊर्जा उत्पादन घट जाता है, उसमें वजन बढ़ने लगता है, उसको मिक्स एडीमा या गल्फ रोग कहते हैं, और थकान जल्दी उत्पन्न होने लगती है। तो यह थायरोक्सिन की कमी के कारण है। फिर अगर थायरोक्सिन की जरूरत से ज्यादा स्त्रावन हो जाए बच्चों, थायरोक्सिन का अति स्त्रावन हो जाए, जरूरत से ज्यादा स्त्रावन हो जाए, तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। अब जरूरत से ज्यादा थायरोक्सिन होगा तो बीएमआर ज्यादा होगा, नेत्र गोलक बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं और वेट लॉस होता है। ये सब किसके लक्षण है? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज के। ठीक है भाई, ये थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ क्या होता है बच्चों? थायराइड ग्रंथि में दूसरा हार्मोन कौन सा आता है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन किससे संबंधित है बच्चों? कैल्शियम उपापचय से संबंधित है। यह हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन रुधिर में कैल्शियम कम करता है। क्योंकि ये रुधिर में कैल्शियम कम करता है, इसलिए इसको हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन कहते हैं। अब सर ये ब्लड में कैल्शियम कैसे कम करेगा? अतिरिक्त कैल्शियम को हड्डियों में भेज देगा, तो हड्डियों के अस्थियों के निर्माण में काम करेगा। और ज्यादा कैल्शियम है तो उसको उत्सर्जन के लिए किडनी के द्वारा उत्सर्जन में प्रेरित कर देगा। तो ये रुधिर में कैल्शियम के स्तर को कम करता है, हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। इसके ठीक विपरीत काम करने वाला हार्मोन होता है बच्चों पैराथायराइड हार्मोन, और वो पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे की तरफ है और प्रत्येक पाली में 2 है, तो 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती है, प्रत्येक थायराइड ग्रंथि की पाली में 2 होती है।
अब ये जो पैराथायरॉयड या कॉलिप्स हार्मोन कहते हैं बच्चों इसको, ये एक प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, और ये थायरोकैल्सिटोनिन के विपरीत काम करता है। मतलब ये रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रहा है, ये हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। अब सर ये कैल्शियम के स्तर को कैसे बढ़ाएगा? आहार नाल, भोजन करते हैं, भोजन आहार नाल में जाता है, आहार नाल से कैल्शियम का अवशोषण करता है, किडनी से कैल्शियम का पुनः अवशोषण करेगा और अस्थियों से कैल्शियम निकालेगा, विखनिजीकरण करता है। इन तीनों तरीकों से यह ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, और ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए इसको हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पैराथायरॉयड और थायरोकैल्सिटोनिन हो गए। फिर नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी आती है बच्चों? थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि कहां होती है बच्चों? अपने पास दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में उरोस्थी के पीछे, उरोस्थी या स्टर्नम के पीछे थाइमस ग्रंथि होती है, और यह प्रतिरक्षा से संबंधित है। सीधी सी बात है, थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है। यह एक प्राथमिक लसिकांग है, और इससे एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं थाइमोसिन, और यह थाइमोसिन प्रतिरक्षा में काम करेगा। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है, उपार्जित प्रतिरक्षा में जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा होती है उसमें काम करता है, और एंटीबॉडीज के विकास में भी काम करता है। तो थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदन और परिपक्वन में काम करेगा बच्चों, और उसके साथ साथ एंटीबॉडीज के विकास को भी प्रेरित करेगा, तरल प्रतिरक्षा में भी योगदान देता है। फिर आपको पता है बच्चों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बढ़ती उम्र के साथ ये थाइमस जो है, थाइमस ग्रंथि का अपघटन होता है, और थाइमस ग्रंथि नष्ट होने लग जाती है। इसलिए आयु बढ़ते बढ़ते ओल्ड एज में हमारी प्रतिरक्षा भी कमजोर होने लग जाती है। ठीक है भाई, फिर अपने पास क्या आती है? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथियां। किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको एडिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये जोड़े में होती है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं बच्चों। बाहर वाला भाग होता है वल्कुट, अंदर वाला भाग होता है मेड्यूला। मेड्यूला से आपातकालीन हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन कहां से निकलते हैं? मेड्यूला से, और इनको 3F हार्मोन्स कहते हैं। क्योंकि जब आपको डर लगता है, जब आप आपातकालीन परिस्थितियों में होते हो, जब आप घबरा जाते हो, जब आप लड़ाई झगड़ा करते हो, भागते दौड़ते हो, तो ये एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन स्रावित होते हैं, और ये टायरोसिन अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न होते हैं। इनको कैटेकोलमीन्स कहते हैं। अब ये क्या काम करेंगे बच्चों? एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन्स क्या क्या काम करेंगे? सीधी सी बात है, जब आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, दड़ रहे हो, तो हृदय स्पंदन बढ़ जाता है, हृदय संकुचन क्षमता बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, पसीना आने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुतली फैल जाती है। तो ये सारे काम कौन करता है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आपातकालीन परिस्थितियों में काम करते हैं। ग्लाइकोजन का विघटन प्रेरित करेंगे ताकि ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ सके। ज्यादा भागोगे दौड़ोगे तो ज्यादा ग्लूकोज चाहिएगा, और वसा और प्रोटीन के विघटन को भी प्रेरित करते हैं। फिर आते हैं बच्चों अधिवृक्क ग्रंथि के बाद फिर आता है अधिवृक्क वल्कुट वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा। वल्कुट वाले हिस्से से 3 क्षेत्र होते हैं। इस वल्कुट वाले क्षेत्र में 3 हिस्से होते हैं बच्चों, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तीनों से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन तीनों हार्मोन्स रासायनिक रूप से स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेरॉइड हार्मोन्स का स्रावन कहां से होता है, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स का स्रावन एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। ग्लोमेरुलोसा वाला जो क्षेत्र है उससे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन है। फैसिक्युलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल कॉर्टिसोल है। और रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलते हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की, तो ये क्या करते हैं बच्चों? जल और खनिज का संतुलन बनाए रखते हैं। हमारे शरीर में जल और खनिज का संतुलन बनाए रखना और किडनी से जल और लवण का पुनः अवशोषण प्रेरित करना, यह काम किसका होता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरॉन का। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, कॉर्टिसोल बच्चों क्या काम करेगा? ग्लूको मतलब कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित है। अब देखो, ये ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, वसा और प्रोटीन को तोड़ेंगे, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करेंगे। यह हार्मोन भी आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करता है। 3 हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करते हैं, थायरोक्सिन है, कॉर्टिसोल है, और किडनी से निकलने वाला इरेथ्रोपोएटिन है। फिर यह हार्मोन अमीनो अम्ल से कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित भी करता है। फिर यह दर्द को दूर करता है बच्चों, जो शारीरिक दर्द होता है ना, दर्द निरोधक होता है, मतलब यह प्रतिशोध एंटी इंफ्लेमेटरी है, और यह प्रतिरक्षक तंत्र को भी धीरे धीरे कमजोर करता है। ठीक है भाई, तो यह सारा हार्म किसका है?
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल क्या करता है बच्चों, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं। तो आपके चेहरे पे हल्के हल्के बाल आ जाते हैं, ठीक है ना, चेहरे पे बाल आ जाना, आपके जननांगों के आसपास रोम या बालों का विकास, इन सब में कौन सा हार्मोन काम करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। फिर याद रखना बच्चों, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी हो जाती है, अगर आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी कमी या कम स्त्रावन से कौन सा रोग होता है, एडिसन रोग। इस एडिसन रोग में कमजोरी आती है और थकावट होती है। तो एडिसन रोग आपको याद रखने हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अल्प स्त्रावन से होते हैं। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट अग्नाशय। अग्नाशय को अपन मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि अग्नाशय अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है, बहिस्त्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। बहिस्त्रावी ग्रंथि की बात करें तो यह पाचन रस का स्त्रावन होता है, और अंतःस्त्रावी ग्रंथि से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से 3 हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों, अंतःस्त्रावी भाग केवल 1 से 2% होता है, जिसमें लैंगरहैंस के द्वीप पाए जाते हैं। 10 से 20 लाख कोशिकाएं होती है लैंगरहैंस की, इसमें 3 कोशिकाएं हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन निकलता है। तीनों हार्मोन्स पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन से। ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। कैसे, ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा बच्चों, ब्लड में, रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाएगा, तो यह हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। और इंसुलिन क्या करता है, उल्टा, इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, तभी आपके शरीर में ग्लूकोज का संतुलन बना रहता है रुधिर में। तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज कम है तो ग्लूकागॉन काम करेगा, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाएगा। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो इंसुलिन काम करके ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। ठीक है भाई, अब कैसे काम करेगा बच्चों, देखो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज के कोशिका ग्रहण को रोकेगा। भाई उसको ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है तो वो कोशिका में ग्लूकोज को नहीं जाने देगा, रुधिर में ही रखेगा। फिर क्या करेगा बच्चों, लिवर के अंदर और आपके पास यकृत के अंदर क्या प्रेरित करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में टूटेगा और ग्लाइकोजन का अपघटन होगा और उस ग्लूकोज को ब्लड में भेजेगा। ठीक है, और ग्लूकोज के संश्लेषण को भी प्रेरित करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन तरीके से ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज की स्तर को बढ़ा देता है। इंसुलिन बिल्कुल उल्टा काम करेगा बच्चों। इंसुलिन को क्या करना है, ब्लड में ग्लूकोज को कम करना है। कम करने के लिए वो क्या करेगा, कोशिका को ग्लूकोज के अवशोषण को प्रेरित करेगा, तो ग्लूकोज के कोशिका ग्रहण को प्रेरित करेगा। लिवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा, लिवर में बोलेगा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना दो, ग्लाइकोजन संश्लेषण को प्रेरित करेगा, और आपके वसीय उत्तकों में, एडिपोज उत्तकों में ग्लूकोज से वसा बनाएगा। अब इंसुलिन की कमी हो जाने से क्या होता है बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के 2 लक्षण होते हैं, मूत्र में ग्लूकोज का निकलना, ग्लाइकोज यूरिया, मूत्र में कीटोन काय का निकलना, कीटोन यूरिया। फिर जनद आ जाते हैं बच्चों, जनद में वृषण और अंडाशय आते हैं। वृषण में आपके पास नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है बच्चों। किन से निकलता है, लेडी कोशिकाओं से। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, बस वही आपके जननांगों के विकास में काम करता है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाने में काम करता है, लैंगिक लक्षणों के व्यवहार में काम करता है, आपके आवाज ध्वनि को प्रभावित करता है, शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, और लैंगिक व्यवहार के नियमन में काम करेगा। तो सारे लैंगिक लक्षणों के विकास में कौन सा हार्मोन काम करेगा, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। अंडाशय से आपके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन्स आपको ध्यान में रखने। एस्ट्रोजन महिला लैंगिक हार्मोन होता है, ठीक है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के क्रियाओं का नियमन करेगा, और क्या करता है, स्तन ग्रंथियों के परिवर्धन में काम करता है। ठीक है भाई, तो एस्ट्रोजन कहां से निकलता है, ग्राफियन पुट्टिकाओं से निकलने में काम करता है। प्रोजेस्टेरोन बच्चों याद रखना, ये पीली कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। पीली कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करती है, और ये मुख्य प्रेगनेंसी हार्मोन है। गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियम है उसकी मोटाई को बढ़ाता है ताकि वो अंतरोपण और प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, और स्तन ग्रंथियों में कूपिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों में कूपिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करता है, जिनके अंदर दूध बनेगा। तो कूपिकाओं की वृद्धि को भी कौन प्रेरित करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रेरित करेगा। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे अंग जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां नहीं होते लेकिन उनसे भी हार्मोन निकलता है, यह आपको पता होना चाहिए। हृदय से कौन सा हार्मोन निकलता है, एएनएफ। और ये एएनएफ एक पेप्टाइड हार्मोन है जो किसके विपरीत काम करता है बच्चों, रास के विपरीत काम करता है। तो रास के विपरीत काम करने वाला हार्मोन एएनएफ है। ये पेप्टाइड हार्मोन है, हृदय की आलिंद भित्तियों से निकलता है, वैसोडाइलेटर होता है, ब्लड प्रेशर जीएफआर को कम करता है।
किडनी से दो हार्मोन निकलते हैं बच्चों, रेनिन जो रास में काम करता है, ब्लड प्रेशर और जीएफआर कम हो जाने पर निकलता है और ब्लड प्रेशर जीएफआर को बढ़ा देता है। और इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन है, यह हार्मोन आरबीसी उत्पादन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। फिर जठर आंत्रीय पथ जो होता है बच्चों, आपके आमाशय और आंतों का जो पथ होता है उससे हार्मोन्स निकलते हैं। तो गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, यह जठर ग्रंथियों से एचसीएल और पेप्सिन के स्त्रावन को प्रेरित करेगा। सिक्रीटिन निकलेगा, सिक्रीटिन अग्नाशय ग्रंथियों से या बहिस्त्रावी अग्नाशय से जल और बाइकार्बोनेट के स्त्रावन को प्रेरित करेगा। कोलिसिस्टोकाइनिन होता है बच्चों, यह पित्ताशय में संकुचन को प्रेरित करके पित्त रस निकालता है और अग्नाशय से पाचन एंजाइम के स्त्रावन को भी प्रेरित करता है। और एक और हार्मोन होता है बच्चों गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यह जठर रस के स्त्रावन को रोकने में काम करता है। तो जठर रस के स्त्रावन और गतिशीलता को अवरुद्ध कर देता है। फिर अपन ने देखा बच्चों रासायनिक रूप से 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन्स और आयोडो हार्मोन्स। अब इन हार्मोन्स के काम करने का तरीका, क्रियाविधि। तो जो प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन्स होते हैं, ये इनकी क्रियाविधि एक जैसी होती है। और स्टेरॉइड हार्मोन्स और आयोडो हार्मोन्स होते हैं, इनकी क्रियाविधि एक जैसी होती है। तो कोई भी पेप्टाइड, प्रोटीन या अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न वाला हार्मोन होता है ना बच्चों, वो कैसे काम करता है? देखो, वो ध्रुवीय होता है। वो ध्रुवीय होता है तो कोई भी ध्रुवीय हार्मोन प्लाज्मा झिल्ली को पार करके कोशिका के भीतर आ नहीं सकता, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली अध्रुवीय है, यह हार्मोन ध्रुवीय है, तो यह प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली पर ग्राही होते हैं प्रोटीन के, उन ग्राही से यह हार्मोन जुड़ता है और क्योंकि खुद अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो दूसरे संदेश यानी सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण करता है। तो जितने भी पेप्टाइड हार्मोन्स है, प्रोटीन हार्मोन्स है, अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन्स हैं, वो क्या करते हैं? द्वितीयक सूचक का निर्माण करते हैं। चक्रीय एएमपी, चक्रीय जीएमपी, कैल्शियम, इनोसिटॉल फॉस्फेट, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये पांचों द्वितीयक सूचक हैं जिनका निर्माण ये हार्मोन्स करते हैं। और इनका कार्य जो होता है वो कोशिका द्रव्य तक सीमित रहता है। लेकिन जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं बच्चों, स्टेरॉइड हार्मोन्स अध्रुवीय होते हैं, तो वो सीधे कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो सीधे कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, उनके लिए झिल्ली पर ग्राही नहीं चाहिए, उनके लिए ग्राही कोशिका के भीतर होते हैं, केंद्रक के अंदर। और ये हार्मोन सीधे केंद्रक के अंदर जाते हैं, ग्राही से जुड़ते हैं और डीएनए से जुड़कर जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको द्वितीयक संदेश वाहक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर खुद आ गए। दूसरा, इनके लिए ग्राही भी कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर मिलते हैं, ग्राही से जुड़कर ये डीएनए से जुड़ते हैं और जीन अभिव्यक्ति या गुण सूत्रों के कार्य का नियमन करते हैं। यह क्रियाविधि किसकी होती है? स्टेरॉइड हार्मोन्स की। ठीक है बच्चों, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम समय में 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर दिया जाए। आई होप ये तैयारी आपकी हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।